नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और साथ ही उनकी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी उनसे करेंगे बातचीत, जानेंगे कि उनकी क्या टिप्पणी है। ये जो आरएसएस को सरकारी नौकरियों में या सरकारी नौकरियों में जो लोग काम करते हैं उनको आरएसएस में सदस्य बनने में, उनके कार्यक्रमों में भागीदारी करने के ऊपर जो बैन लगा था उसको हटने के मसले पर क्या है पूरी की पूरी अंतर कथा। क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार थी, तो 16 साल संघ वालों की सरकार थी, उसके बावजूद भी ये जो प्रतिबंध लगा था इस प्रतिबंध को नहीं हटाया गया। अब चुनाव के फौरन बाद इस प्रतिबंध को क्यों हटाया गया है, इसके मायने क्या हैं? क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने संघ परिवार के सामने या संघ प्रमुख के सामने घुटने टेक दिए हैं, या ये माना जाए कि दरअसल ये संघ परिवार के अंदर ही मोहन भागवत को पूरी तरीके से कमजोर करने की और आइसोलेट करने की कोशिश है, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव में पड़ेगा, हरियाणा के चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे वो आरएसएस के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, वर्कर जो इस चुनाव के दौरान शांत पड़ गए थे या पूरी तरीके से हिम्मत से हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, क्या उनको गैल्वनाइज करने की ये पूरी कोशिश है? तो अभी तक इन सब सवालों का जवाब पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। जानेंगे कि आखिर श्रवण जी इस बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी राय क्या है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आपका क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अचानक ये फैसला क्यों किया गया, इसके पीछे की राजनीति क्या है। तमाम तरीके कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं। देखिए, बहुत सारे जवाब तो आपने दे दिए और मेरे पास तो कोई तो जवाब है थियरीज नहीं। बता दी, उसके पीछे पीछे क्या है। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं भी जो जवाब चल रहे हैं उनमें एक जवाब अपना जोड़ सकता हूँ बस, क्योंकि हकीकत तो किसी को पता चलती नहीं है कि ये संघ जिस तरह का संगठन है वो बहुत ही गुप्तचर शाखा की तरह काम करता है सरकार की। कुछ सवाल खड़े होते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो दो तीन घटनाक्रम हुए हैं उसके इर्द गिर्द अगर आप इस चीज को भी देखें तो इसके जवाब ढूंढे जा सकते हैं, मतलब अंदाज लगाया जा सकता है। हालांकि सही चीज तो फिर भी पता नहीं चलेगी। एक तो ये कि जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले, ठीक पहले, और सुप्रीम कोर्ट का मुजफ्फरनगर वाले, उत्तराखंड वाले मामले पर जो स्थगन आया, उसके तत्काल बाद एक ऐसा फैसला जो 58 साल पुराना है, मतलब जो प्रतिबंध लगा था उसको 58 साल हो गए। और 58 साल का मतलब है कि उस समय नरेंद्र मोदी जी की उम्र शायद 14-15 साल रही होगी, और अमित शाह जी अगर रहे होंगे 2-3 साल के, तो मुझे पता नहीं 3 साल के रहे होंगे। इतनी तमाम चीजें चल रही है उसमें, ये अचानक से कैसे हो गया कि ये इसको जैसे कोई अचानक से बीमारी आ जाए वो तो समझ में आती है कि आउटब्रेक ऑफ कोविड, वो तो हो सकता है। पर ये अचानक से ये सामने कल आया। हाँ, ये ऑर्डर पुराना है, मतलब ये ऑर्डर जुलाई के शायद फर्स्ट वीक वगैरह का है। 9 जुलाई का है सर। हाँ, 9 जुलाई का है। वही मैंने कहा कि ये ऑर्डर 9 जुलाई का है, ये सामने अभी आया है। तो ऐसी जल्दी क्या थी? मतलब इसके कारण सरकार को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अगले साल आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो तब शायद सरकार कर देती, मोदी जी कर देते, तो ये माना जाता कि देखिए साहब, एक संगठन के, एक महत्वपूर्ण बड़े संगठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं, उस अवसर पर वो जो प्रतिबंध था
58 साल पुराना, उसको समाप्त किया जाए। ऐसा लगता है कि कोई बहुत अर्जेंसी हो गई, और अर्जेंसी ऐसी थी कि जिसको सरकार टाल नहीं पा रही थी। आपने एक जो चीज कही है कि क्या घुटने टेक दिए मोदी जी ने आरएसएस के सामने, एक आपने अपनी भूमिका में ये कहा है। आप इसको इस तरह से देखिए, जो हमने कल बातचीत की थी, कल या परसों कब की थी, कि ये जो मुजफ्फरनगर वाला पूरा कांड हुआ, और उसमें हमने ये कहा था कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है मोदी जी को। हमने उसमें एक अनुमान ये लगाया था, और उस चुनौती के पीछे हमने आरएसएस की जो उनके साथ शक्ति है उसको लगाया था। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, और ये योगी जी ने चुनौती दी, या मुजफ्फरनगर का जो हुआ, और कई मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हो गए, और उसमें जो प्रमुख रूप से हमने देखा कि मैंने जिक्र किया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि 2041 तक असम की पॉपुलेशन में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। उत्तराखंड भी साथ हो गया, मध्य प्रदेश भी साथ हो गया योगी जी के मामले में। मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी चुनौती जो बीजेपी को, या मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी है, या नड्डा जी के नेतृत्व में जो बीजेपी है, उसको मिली है। बहुत जबरदस्त चुनौती है, और इसका जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि नड्डा जी ने चुनाव के दौरान जो कहा था कि बीजेपी की जरूरत नहीं है भाजपा, आरएसएस की जरूरत नहीं है भाजपा को, आरएसएस अपना काम करे, जो एक पब्लिकली ह्यूमिलिएशन आरएसएस को हुआ था, या किया गया था, या इंस्टिगेटेड था, ये उसका जवाब है। अब इसका जो नतीजा है वो हम ये मान सकते हैं कि आरएसएस अब बीजेपी को चलाएगी, ये हम एक अंदाज लगाते हैं, न कि बीजेपी डिक्टेट करेगी आरएसएस को, जैसा कि नड्डा जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमको, यानी आरएसएस अब तय करेगी कि बीजेपी की किस तरह की जरूरत है। वो बीजेपी तय नहीं करेगी कि आरएसएस किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और उसको क्या करना चाहिए। एक तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये हो सकता है। दूसरा ये कि सरकारी कर्मचारियों को अलाउ करना या प्रतिबंध हटाना उनके द्वारा संघ की शाखाओं में भाग लेने से पर जो लगा प्रतिबंध, या संघ से जुड़ने पर प्रतिबंध था, उसका कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता है। मेजर फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनकी कुल संख्या लगभग 1,40,00,000 के करीब है। मैं मतलब जो देख रहा था गूगल करके, तो उसमें जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो करीबन 31 लाख 32 लाख हैं पूरे देश में। अब अगर ये छूट मिल भी जाती है कर्मचारियों को कि आप जाइए, तो वो नहीं भी मिले तो भी जो कर्मचारी हैं जिनको जाना है वो तो जाते ही हैं। और जिन राज्यों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, तो दूसरी पार्टी की हुकूमत है, वहां न तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय न स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की हिम्मत होगी कि वो इस तरह से जा सके शाखाओं में। तो ये इसका कोई ये फायदा नहीं है कि इससे कोई छूट मिल गई है, छूट मिल गई है उसका कोई आरएसएस को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, या उससे कोई क्रांति हो जाएगी, क्योंकि क्रांति का तो कोई मतलब नहीं। पर ये मेरा मानना है कि ये एक मेजर पॉलिटिकल डिसीजन है, और ये है कि इसमें जो थ्रेट इन्वॉल्व है, या जो निहितार्थ हैं इसके फैसले के, वो ये है कि जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और योगी जी से कॉन्फ्रंटेशन को लेकर
जो चर्चा चल रही थी या डिबेट्स में जो चीज थी कि मोदी जी का सक्सेसर कौन हो सकता है, मतलब अगर ये किए है कि 75 साल का प्रतिबंध अगर है या 75 साल में मोदी जी को जाना है तो उनके बाद कौन होगा। ये एक बहस चल रही थी कि अमित शाह होंगे कि योगी हो सकते हैं या कोई तीसरा हो सकता है। इसका जो एक निहितार्थ है, इसका जो अर्थ है, ये पूरे ऑर्डर का जो निकला है, लगाया जा सकता है जो, वो ये कि मोदी जी का जो सक्सेसर है या होगा या हो सकता है, उसका चुनाव जो है अब मोदी जी नहीं करेंगे, वो अब संघ करेगा। मतलब कोई एक तीसरी शक्ति करेगी, मतलब मोदी जी को नहीं करना है। तो इसमें जो अर्थ लगाए जा सकते हैं वो ये भी लगाए जा सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मोदी जी को और अमित शाह को या जो पूरी गुजरात की कोटरी है या लॉबी है उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है, जो कि अभी तक ये चीज आई नहीं थी। एक जो और मुद्दा है वो जो बातचीत में है या चर्चाओं में है कि क्या इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी या दी जा सकती है या देने की तैयारी चल रही हो कि भाई ये जो आपने ऑर्डर हटाया है इसको आप कोर्ट इसका संज्ञान ले। अब उसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट वही मुजफ्फरनगर टाइप कोई फैसला ले सकती है या नहीं ले, वो कहेगी ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कहेगी आप कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो इसका जो निर्णय होगा वो बेसिकली जनता करेगी, मतलब जनता की अदालत में होगा, कोई न्यायपालिका में इसका फैसला नहीं होगा। जी। एक आपने पूछा था या मैं अपनी तरफ से भी जोड़ सकता हूँ कि इसको इंस्पायर क्या किया होगा, मतलब इसका ट्रिगर क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, मतलब है नहीं, हो सकता है। वो ये है ट्रिगर कि संघ अब राहुल गांधी को इस बात का श्रेय नहीं देगा कि वो मोदी जी को हटाएं। मतलब हो सकता है कि जो संघ है वो राहुल गांधी के एक्ट करने के पहले खुद ही मोदी जी को हटा दे और उनकी जगह मोदी जी की तरह जगह किसी और को अपॉइंट कर दे या ले आए या कहे कि आप हट जाइए स्वेच्छा से। मैं इसके लिए एक जो अपने मन में डेडलाइन या अपने सोच में डेडलाइन ये मानता हूं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र के और हरियाणा के, ये बड़े क्रूशियल होंगे। मतलब मैं झारखंड और दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा हूं, मैं केवल महाराष्ट्र और हरियाणा तक अपने आप को सीमित कर रहा हूं। अगर हो सकता है कि ये 4 राज्यों के नतीजे भी हो उसमें शामिल, पर बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि ये जो महाराष्ट्र का जो मामला है ये काफी सीरियस है, महाराष्ट्र का और हरियाणा का। अगर आप देखें तो जो बेसिक हार हुई है बीजेपी की लोकसभा चुनाव में, ये उसका परिणाम है पूरा का पूरा। मतलब जो हम देख रहे हैं ये आउटकम जो है, ये चुनाव 4 जून के बाद का घटनाक्रम है, ये उसी से इसका ट्रिगर पैदा हुआ है और उस ट्रिगर के केंद्र में राहुल गांधी हैं कि उन्होंने ये जो किया है उसके कारण ये हुआ है। अब इसमें जो संघ का एंगल है वो ये है कि संघ मोदी से ज्यादा राहुल गांधी से डरता है। मतलब मोदी शाह के बजाय संघ को अब खतरा सबसे ज्यादा राहुल गांधी है, और वो खतरा ये है कि राहुल गांधी को सत्ता में आने से रोकना है किसी भी तरह से, और वो मोदी जी रोक नहीं पाएंगे। उसके कई कारण हैं, तो अपन एक आध कारण पे बात करेंगे, पर बहुत सारे कारण हैं। तो ये जो राहुल बार बार कह रहे हैं कि संघ ने पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रखा है, सब जगह आप देख ही रहे हैं कब्जा कर रखा है, हर जगह कर रखा है। न्यायपालिका में लोग हाई कोर्ट से रिटायर होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, या जैसे ही छूटते हैं संघ में भर्ती हो जाते हैं, या
ब्यूरोक्रेसी से लोग त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ रहे हैं, जगह जगह तमाम। आपने देखा यूपीएससी का भी पूरा मामला देखा कि जो चेयरमैन है उनके 5 साल बाकी थे और उन्होंने छोड़ दिया, और वो मोदी जी के काफी नजदीक थे, मतलब 40 साल की उम्र में बड़ौदा में वाइस चांसलर बन गए थे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। तो ये बताता है कि अगर अगले चुनाव तक या इन 4 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी को कांग्रेस या इंडिया अलायंस डिस्प्लेस कर देता है, राहुल बहुत बड़ी मतलब चुनौती बन जाएंगे संघ के लिए। बीजेपी के संघ को बीजेपी की चिंता नहीं है, संघ को संघ की चिंता है जी। इसमें। जो मैंने एक पॉइंट ये था, मतलब राहुल को कंट्रोल करना जरूरी है। तो राहुल को कंट्रोल कौन कर सकता है? तो राहुल को कंट्रोल संघ की नजर में योगी कर सकते हैं या हिमंता बिस्वा शर्मा कर सकते हैं, ये तमाम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए अब जो चीजें बन रही हैं, जो मतलब ये पूरा का पूरा अनुमान है आशुतोष जी, मतलब कोई जी 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 ये चीज नहीं है कि हम इसको एक पिन पॉइंटेड कह रहे हैं। तो राहुल का मुकाबला करना है और मोदी जी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और इसका जो बड़ा टेस्ट है वो महाराष्ट्र में होने वाला है और हरियाणा में होने वाला है। अब महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या टेस्ट है? जो महाराष्ट्र में लोकसभा में हार को लेकर जो संघ ने टिप्पणी की, या वहां की पत्रिका में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वहां की जो मराठी पत्रिका है संघ से जुड़ी, विवेक में जो प्रकाशित हुआ है, उसमें एक कारण ये बताया गया है कि जो अजीत पवार से अलायंस किया गया या अजीत पवार को महायुति में जोड़ा गया, वो इसका बड़ा कारण है या हो सकता है। जी अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब महाराष्ट्र के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें अजीत पवार विल बी आउट, ऐसा एक संदेश जाता है। और अजीत पवार खुद घोषणा कर चुके हैं कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें वो अकेले लड़ेंगे। एनसीपी, उनकी एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर वो विधानसभा के पहले होते हैं या बाद होते हैं, जब बाद ही होंगे तो उसमें इसका मतलब है कि अजीत पवार को ये संकेत है वो अब इसमें से गेम में से बाहर है। दूसरा ये कि एक जो शब्द का इस्तेमाल किया संघ के द्वारा, कहा गया कि संघ ने किया है कि वॉशिंग मशीन की तरह इस्तेमाल हो रहा है जो बीजेपी का, कि जिसमें दाग धुल जाते हैं जैसे ही दूसरे लोग आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से लोग आए, खासकर कांग्रेस से बीजेपी में, उनके लिए बहुत एक संघ का कंट्रोल होने का मतलब है कि एक खतरे की घंटी है कि वो अब उनके लिए जो सर्वाइवल का जो मामला है वो थोड़ा सा मुश्किल है। एक आगे के घटनाक्रम में जो दिखता है कि आप देखेंगे कि ये जो चीज है ये काफी बढ़ गई थी कि दूसरे लोगों को, मतलब राज्यों में सर्वाइवल के लिए और केंद्र में सर्वाइवल के लिए। एक जो हम आखिरी चीज कहना चाहते हैं कि ये जो वॉशिंग मशीन अप्रोच है वो तो सर्वाइवल के लिए जो है वो सुसाइडल साबित हो रही है, ये जो वर्तमान बीजेपी की रिजीम है। एक जो ये चीज है जो संघ की नजर में हो सकती है कि जो संघ का विजन है हिंदू राष्ट्र का या संविधान में परिवर्तन करने का, वो मोदी जी के रहते 10 सालों में रियलाइज नहीं हो पाया। और वो मोदी जी संघ को लगता है कि बजाय मजबूत होने के लगातार कमजोर हो रहे हैं। जैसे आप देखें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें थी बीजेपी की, और फिर वो 2019 में 62 रह गई, और फिर आप 2024 में आए तो 29 सीटें कम हो गई। अब ये तो अगर संघ अलाउ करता है कि नहीं नहीं आप ही रहिए, तो संघ के एक ब्लूप्रिंट में एक ये भी होगा कि ये 2029 में बीजेपी जीरो हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगी, महाराष्ट्र में भी हो जाएगी और देश में भी हो जाएगी। मतलब जी राहुल गांधी पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। आखिरी पॉइंट जो है, जो मैंने जिक्र किया कि ये पूरी की पूरी अप्रोच जो है, या मुजफ्फरनगर का जो पूरा मामला है, या मुजफ्फरनगर का जो ऑर्डर है, और जो पूरी संघ की दृष्टि है, और हिमंता बिस्वा शर्मा का जो कहना है, इन तीनों को अगर मिला लें तो ये पूरा का पूरा मामला ये बनता है कि इसमें से ये नजर आता है कि मुस्लिमों को या अल्पसंख्यकों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया है। जी वो हर तरह से नियंत्रित करना जरूरी है, जिसमें आबादी भी है और उनको जो मिली आजादी भी है, आबादी भी है और आजादी भी है। तो ये मोदी जी नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे, एक जो है, तो उसके लिए कोई योगी की तरह का बुलडोजर मैन चाहिए, या हिमंता बिस्वा शर्मा की तरह का आदमी चाहिए, जो पूरी की पूरी चीजों को रिवर्स कर सके। मुझे जो आपका मूल सवाल था, अब उसमें से हम निकल कर आ रहे हैं बाहर कि जी आरएसएस का को लेकर प्रतिबंध हटाने की कोई जरूरत नहीं थी, इस समय जरूरत नहीं थी। जैसा मैंने कहा, अगले साल 100 साल पूरे हो रहे तब कर सकते थे, उसकी पूर्व संध्या पर कर सकते थे। ये अभी जुलाई के महीने में संसद सत्र के पहले इस तरह का करना एक बड़े संकेत की ओर इशारा करता है कि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो हमको प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। चुनाव अभी हमने संसद में भी देखा, उनको बजट के पेश हो रहा था तब भी उनकी बॉडी में देखा, बॉडी लैंग्वेज में देखा। और कुल मिलाकर ये लग रहा है कि वो सर्वाइवल की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं बजाय चीजों को एड्रेस करने के। और यही जो मतलब अगर बजट का पूरा, क्योंकि ये डिबेट हमारी बजट पर नहीं है, पर जो इसमें आंध्र प्रदेश को और बिहार को और उड़ीसा को जिस तरह से एंटरटेन किया गया है फाइनेंशियली, वो जी लगता है कि अब पूरे के पूरे जो सूत्र हैं वो मोदी जी के हाथ से निकल गए हैं। और ये आरएसएस इस चीज को अब ज्यादा आगे बढ़ाने के उसमें मंतव्य नहीं दिखता आरएसएस का। उसको लगता है कि अगर जितनी देर की जाएगी उसमें इंडिया अलायंस और राहुल गांधी को मौका मिलेगा मजबूत होने का। तो ये एक सट्टा है, या जिसको गैम्बल है, जिसको आरएसएस अब अपनाना चाहता है, जिसको लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं, कि वो उसको लगा कि जी ये जो मौजूदा रिजीम है वो नहीं कर पाएगी। मैं उसमें आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध हटाने को, मुजफ्फरपुर के फैसले को, कुछ बीजेपी राज्यों के उस फैसले को समर्थन को, हिमंता बिस्वा शर्मा के मुद्दे को, इन तमाम चीजों को मिलाकर जब जोड़ता हूं, तब मुझे आरएसएस के खिलाफ के पक्ष में की गई ये कार्रवाई का कुछ के सूत्र नजर आते हैं। हो सकता है कि ये अर्ध सत्य हो सकता है कि ये पूर्ण सत्य हो। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू।